मैं समय हूँ, मेरी यह बंसी जब बजती है तो इस संसार का हर कण कण अपनी अपनी गति को प्राप्त करता है। मैं हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने के मौके बार बार देता हूँ। मैं कभी नरम होता हूँ तो कभी कठोर होता हूँ, किंतु जब तक मैं नरम होता हूँ तब तक कुछ मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की पूर्ति के लिए मानवता की हदों को बार बार पार करते चले जाते हैं, किंतु मेरे पास तो सबका हिसाब होता है। और जब मैं कठोर होता हूँ तो वही मनुष्य मुझे दोष देते हैं कि समय ही बुरा है, किंतु मुझे बुरा बनाया किसने, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। चलिए ऐसी ही एक कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ। आप ही बताना जैसा मैंने बताया मैं वैसा हूँ या नहीं। सेठ जमुना प्रसाद नगर वैद्य को घर लेकर आए। उनकी पत्नी शांति देवी काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। नगर वैद्य ने भी शांति देवी के स्वास्थ्य और शारीरिक आवरण को देखकर कहा कि सेठ जी, शांति देवी को पूर्ण आराम की आवश्यकता है। अब खुद के कामकाज भी ये नहीं कर पाएंगी। हो सके तो आप घर वालों में से ही किसी एक को दिन रात इनकी सेवा करनी पड़ेगी। आप लोगों की सेवा और प्रेम भाव ही इनमें नए जीवन का संचार कर सकता है। और एक बात, इसमें कितना समय लगेगा यह भी कह पाना असंभव है, किंतु धैर्य रखना, समय के साथ साथ ये बीमारी भी चली जाएगी। ये कुछ औषधियाँ हैं, इन्हें समय समय पर रोज़ देते रहना है और खाना भी इनके लिए विशेष ही बनाना होगा। यह कहकर नगर वैद्य प्रस्थान करते हैं। इधर सेठ जमुना प्रसाद और उनकी दो बेटियां, कविता बड़ी बेटी, निशा छोटी बेटी, शांति देवी के पास चुपचाप बैठे हैं। शांति देवी अर्ध चेतन अवस्था में हैं। शांति देवी कमरे के साथ शांत वातावरण को चीरती हुई आवाज़ में लड़खड़ाते अधरों से, आप तीनों किस चिंतन में लग गए? सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। रही बात मेरी देख रेख की तो किसी नौकरानी को रख लीजिए। आप तीनों से तो कोई भी इतने वक्त मेरे पास रहने में सक्षम नहीं है, मैं जानती हूँ अच्छे से। आपको व्यापार संभालना है, तुम दोनों को पढ़ाई करनी है, इतनी फुर्सत नहीं है किसी के पास। और मुझे बिल्कुल बुरा महसूस नहीं होगा, जांचें इतनी सारी हैं हमारे पास पहले से ही, वह सब कुछ संभाल लेंगी। सेठ जमुना प्रसाद आंखों में आंसू भरकर, नहीं नहीं शांति, तुम बस आराम करो और अब किसी दासी के सहारे हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। देखो, अपनी बेटियों को तुम्हारे पास रहने को तो हर वक्त तैयार ही हैं, क्यों रहोगी ना अपनी माँ के पास? अब लड़ाई मत करना कि मैं ही रहूँगी। एक दिन कविता तुम्हारे पास रह लेगी और एक दिन निशा, है ना? निशा बिना किसी संकोच के, नहीं नहीं पिताजी, मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं, अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, व्यापार कैसे किया जाता है यह भी सीखना है। और आपने वैद्य जी की बात तो सुनी ही थी कि यह बीमारी कब तक ठीक होगी इसका कुछ पता ही नहीं है, तो इतने लंबे वक्त तक मैं केवल और केवल माँ के ही पास तो बैठी नहीं रह सकती हूँ ना। माँ का क्या है, उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है, किंतु मेरा तो अभी पूरा जीवन शेष है और उसे मैं यूँ बैठे बैठे तो व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। कल को मेरी शादी होनी है तो कौन लड़का मुझे पसंद करेगा यदि मैंने कुछ सीखा ही नहीं होगा, और जीवन में मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी? जमुना प्रसाद, शांति देवी, कविता, सबकी आंखें आंसुओं से लबालब थी। निशा बस अपने मन की बातें बोले जा रही थी। उसने एक बार भी अपने परिजनों की मनोदशा का ख्याल नहीं किया। कविता आंसुओं को पोंछकर निशा को टोकते हुए, चुप कर जा बहन, हम सब समझ गए। पिताजी, माँ, आप दोनों बिल्कुल भी दुखी होना और चिंतित भी मत होना। मेरे रहते मेरी माँ की देखभाल कोई और करे, बेचारी मुझे चैन से नहीं जीने देगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। पिताजी, आप भी अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए और निशा तू भी कर अपने सपने पूरे। शांति देवी, किंतु बेटी तुम्हारे सपनों का क्या, तुम्हारी भी इच्छाएं होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी। कविता शांति देवी के अधरों पर अपनी उंगली रखकर, माँ, कोई भी सपना, इच्छा, महत्वाकांक्षा आपकी खुशी और आपके जीवन से बढ़कर नहीं है ना? आप हो तो सब इच्छाएं सपने साकार हैं, इतना तो इस संसार को मैंने भी पढ़ ही लिया है। आप बस आराम करिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। जमुना प्रसाद सबकी बातें सुनकर, निशा, तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में और बड़ी बहन के बारे में विचार नहीं किया?
तुम जानती हो ना, ऐसे तो कविता तो बस घर में कैद होकर ही रह जाएगी। कविता बीच में टोकते हुए, पिताजी आप गुस्सा ना होइए, इसका जो मन है करने दीजिए। निशा गुस्से से, हाँ मैं नहीं हूँ त्याग की देवी, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, नहीं कर सकती मैं अपने सपनों की कुर्बानी। गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है जमुना प्रसाद जगलाकर। देखा तुम दोनों के प्यार का नतीजा, खुद के सिवाय इसे कुछ और दिखता ही नहीं। और कविता हर वक्त वो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, कैसे सहन कर लेती है तुम यह सब। कविता पिताजी नादान है अभी, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। जमुना प्रसाद लंबी सांस लेते हुए, मुझे तो वह ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लग रही है, अपने लालच और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। उसे किसी दिन कोई बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ जाए उसे इसकी। कविता समझाते हुए, सब अच्छा ही होगा पिताजी, आप और माँ चिंता मत कीजिए, अब आराम कीजिए, मैं भी माँ का खाना तैयार करवाती हूँ। सब धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। कविता पूरी श्रद्धा के साथ शांति देवी की देखभाल में लग जाती है। जमुना प्रसाद भी अपनी दिनचर्या अनुरूप घर व्यापार को संभालते हैं। निशा भी अपनी उड़ान में लग जाती है। धीरे धीरे सब इस माहौल के आदी हो जाते हैं। ऐसे ही 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चलता है। अब शांति देवी पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। वैद्य जी भी कविता की मेहनत की सराहना करते नहीं थकते थे। शांति देवी भी अब अपने काम करने लगी थी। इसी बीच एक दिन जमुना प्रसाद बहुत ही खुश मन से घर में प्रवेश करते हैं। जमुना प्रसाद खुशी के साथ, अरे सुनती हो? कविता की माँ शांति देवी धीरे धीरे कमरे से बाहर आंगन में आकर, क्या हुआ सेठ जी, आज बहुत समय बाद इतनी मुस्कान देख रही हूँ। जमुना प्रसाद शांति देवी को सहारा देते हुए, तुम जानती हो आज मेरी मुलाकात किससे हुई? शांति देवी छेड़ते हुए, हाँ अभी तो बताया मैंने आपकी एक मुस्कान से, किंतु ये मुलाकात हुई कैसे बताएंगे जरा? जमुना प्रसाद हंसते हुए, अच्छा जी हमसे मस्करी तो सुनो तुम तीनों। आज सेठ श्यामलाल जी दुकान पर आए थे और बातों ही बातों में अपने दोनों बेटों के लिए हमारी बेटियों का रिश्ता मांगा है। शांति देवी खुशी से, ये तो बड़ी खुशी की बात है, उनके खानदान में हमारी बेटियां जाएंगी तो राजशाही सुख भोगेंगी, इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए हमें। बहुत भाग्यशाली हो तुम दोनों। निशा टोकते हुए, पिताजी वह सब तो ठीक है, किंतु क्या आपने उनसे पूछा कि उनके व्यापार में उनका हाथ कौन सा बेटा बटाता है और व्यापार की समझ किस बेटे को सबसे ज़्यादा है? जमुना प्रसाद निशा के विचारों से अनभिज्ञ वह बता रहे थे कि उनका बड़ा बेटा ही सारा व्यापार संभालता है, छोटा बेटा अभी पढ़ाई करता है। और यह तो अच्छी बात है ना, कविता को व्यापार का इतना पता नहीं तो उसे वह संभाल लेगा, और तुम्हें सब पता है तो तू छोटे बेटे को संभाल लेगी। निशा बीच में टोकते हुए, फिर तो पिताजी मेरे लिए आप श्यामलाल जी के बड़े बेटे का रिश्ता ही स्वीकार करना, मैं किसी कम ज्ञानी को क्यों संभालूं? और कविता का क्या भरोसा, वह कब सारा व्यापार अपने नाम करवा ले? मुझे तो मेरे बराबर पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए। जमुना प्रसाद गुस्से से चिल्लाते हुए, यह कैसा पागलपन है, तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार नहीं हो गई क्या? अपनी बड़ी बहन पर भोरा भर विश्वास नहीं है तुझे? कविता जमुना प्रसाद को शांत करते हुए, पिताजी शांत हो जाइए, निशा ठीक ही कह रही है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है और शादी तो उसी से होनी चाहिए जिसके साथ हमारी सोच और ज्ञान मेल खाते हों। जो ये कह रही है वैसा कर दीजिए जमुना प्रसाद, लेकिन कैसे? मेरी बड़ी बेटी तो तुम हो, तुझे इससे छोटा कैसे बनाऊं? जीवन भर इससे छोटा बनकर रहना होगा तुझे। कविता, पिताजी उम्र से बड़ा होना बड़े की परिभाषा नहीं है, ज्ञान मनुष्य को बड़ा बनाता है। मैंने आज तक आपकी हर बात हर फैसला माना है, आगे आने वाले जीवन में मैं मेरे पति का हर फैसला मानूंगी। आज तक आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है मेरे लिए, तो आगे गलत कैसे हो जाएगा मेरे साथ? और क्या हुआ अगर श्यामलाल जी का छोटा बेटा आज व्यापार नहीं संभालता है तो खून तो श्यामलाल जी का ही है ना वह, समय आने पर सब कुछ कर लेंगे। जमुना प्रसाद, ठीक है तू कहती है तो मैं बात करूंगा श्यामलाल जी से। इस प्रकार श्यामलाल जी के बड़े बेटे केशव से निशा की शादी और छोटे बेटे कपिल से कविता की शादी हो जाती है। केशव की व्यापारिक समझ बहुत तेज थी। धीरे धीरे श्यामलाल जी के सारे कारोबार को केशव ही संभालने लगा था। कपिल भी बहुत बुद्धिमान था, किंतु अपने पिता और बड़े भाई का लाडला होने की वजह से व्यापार की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी उसे कभी। इधर निशा का लालच और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही थी।
उसने मन ही मन सारा व्यापार हथियाने की तरकीब सोची कि अब श्यामलाल बूढ़े हो गए हैं, उनसे व्यापार संभाला नहीं जाएगा और कपिल को व्यापार का कुछ पता है नहीं। यदि केशव बंटवारे की धमकी देगा तो सारा व्यापार इन्हीं के नाम हो जाएगा और फिर तो सब पर वह राज करेगी। उसने अपने विचार केशव को बताए। केशव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतनी कुटिल बुद्धि भी रखती है। वो यह कतई ही नहीं चाहता था कि उसके परिवार में बंटवारे जैसे शब्द मात्र का इस्तेमाल भी हो, और यहाँ तो निशा ने कुटिलता की सारी हदें ही पार कर दी थी। उसने निशा को समझाया कि वो अपने परिवार के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। श्यामलाल जी का बेटा मात्र हो जाने से ही वो उसका वारिस नहीं हो जाता है। उसके लिए बहुत से दायित्व भी उसे निभाने होंगे और फिर वह व्यापार, धन दौलत, सब कुछ तो श्यामलाल जी और उनके पुरखों की कमाई है। उस पर अकेले उसका अधिकार कैसे हो सकता है? किंतु निशा ने उसकी एक न सुनी। थक हार कर केशव को जब इस समस्या का हल नहीं सूझा तो एक दिन उसने श्यामलाल जी को निशा के इरादों के बारे में अवगत करवाया और अपने निर्मल मन को भी उनके सामने रखा। श्यामलाल जी की अनुभवी नज़र ने सब कुछ अच्छे से जान लिया। उन्होंने केशव को शांत रहने को कहा और इस समस्या का हल खोजने का आश्वासन भी दिया और केशव को कल सुबह नाश्ते के समय सबके सामने बंटवारे की बात करने को कहा। जब सुबह केशव ने बंटवारे की बात कही तो सब दंग रह गए। निशा तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कपिल ने कहा कि भैया, बंटवारे की क्या ज़रूरत है, आप चाहें तो सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्यामलाल जी बोले कि क्यों नहीं चाहिए तुझे कुछ, और तू ये फैसला अकेले कैसे ले सकता है बिना कविता को पूछे? कपिल बोला कि बाबूजी, मैं जानता हूँ कि मेरी खुशी के अलावा कविता को कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ ही है और यह सब तो हमारे पुरखों का है। इसे बांटने का हक तो हम में से किसी को नहीं। श्यामलाल जी बोले, जी बेटे जी, तभी तो हम अभी राज दरबार में जा रहे हैं। राजा रण सिंह जी जो फैसला करेंगे वो ही सब मानेंगे। मैंने सोचा तो नहीं था कभी एक ऐसा दिन आएगा कि मुझे बंटवारा झेलना होगा, किंतु अब जब मेरे एक बेटे बहू ने बात छेड़ी है तो उसे अंजाम तो देना होगा। यह सब बातें होने के बाद सारा परिवार राज दरबार में उपस्थित होता है। चूँकि सेठ श्यामलाल जी का परिवार राज्य के कुछ गिने चुने धन्ना सेठों में से एक था, जो कि युद्ध के समय या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय राजकोष में धन की कमी नहीं होने देते थे। कितनी ही बार राज्य के काम आया था उनका परिवार। जब राजा रण सिंह ने ऐसे सपरिवार सेठ श्यामलाल जी को राज दरबार में देखा तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ आसन दिया। तो सेठ श्यामलाल जी ने अकेले में राजन से वार्तालाप करने की इच्छा जाहिर की और अकेले में राजन को केशव और निशा के इरादों के बारे में अवगत कराया और राजन से विनती करी कि इस उलझन से उनको निकालें। कैसे भी करके निशा की आंखों पर पड़ी लालच और महत्वाकांक्षा की पट्टी को हटाएं। राजन ने उन्हें राज दरबार में चलने को कहा। कुछ देर बाद राजन का राज दरबार में प्रवेश होता है। रण सिंह, वैसे तो श्यामलाल जी के पुरखों का कारोबार और धन दौलत के संपूर्ण अधिकार श्यामलाल जी के ही पास हैं। वो जिसे चाहें यह दे सकते हैं, वो चाहें तो एक ही बेटे को सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा मात्र हो जाने से कोई उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता है। उसे पाने के लिए कुछ दायित्वों को भी निभाने की ज़रूरत है। अतः मैं इस दिन को बांट नहीं सकता हूँ, किंतु आज जो यह समस्या आई है उसका निदान मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि संकट के समय श्यामलाल जी का खानदान हमेशा राज्य के सहयोग के लिए तत्पर रहा है। मेरा यह फैसला है कि जो बेटा इस दरबार को यह आश्वासन दिलाएगा कि वह आजीवन श्यामलाल जी और उनकी पत्नी की सेवा करेगा, उनके सम्मान को हर हाल में बनाए रखेगा और अपने पुरखों की इस संपत्ति को और आगे बढ़ाएगा, उसे ही उसका उत्तराधिकारी समझा जाएगा। रही बात दूसरे बेटे की, तो उसे कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही हमारे राज्य के किसी एक निश्चित स्थान से पैदल चलना होगा और सूर्यास्त की अंतिम किरण तक वापस लौटकर उसी स्थान पर उसे पहुंचना होगा। उसे चलते समय केवल पानी पीने की इजाज़त है और वो कुछ खाएगा नहीं। इस दौरान उसने जितने गांव नगर पार किए होंगे उनका वही राजा होगा, किंतु यदि सूर्यास्त से पहले वो यदि प्रारंभिक स्थान पर नहीं लौट पाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा और जीवन भर सेठ श्यामलाल जी के उत्तराधिकारी बेटे के साथ रहना होगा। सभी ने राजन के फैसले की तारीफ करी।
और कपिल ने राज दरबार को आश्वासन दिया कि उसके लिए माँ पिताजी से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः कपिल को श्यामलाल जी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उधर केशव ने जब निशा को पुनः समझाने की कोशिश करी तो उसने कहा कि अब तो मेरे पास रानी बनने का सुनहरा मौका है, इसे कैसे हाथ से जाने दे सकती हूँ मैं। केशव ने जब उससे कहा कि तो अब तुम्हें हमारे पुरखों की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, तो निशा बोली कि उसमें है ही क्या, एक रानी कहलवाने के आगे सेठानी तो मामूली सी बात है। केशव ने कहा कि तुम्हारा ये लालच तुमसे कोई बड़ा बलिदान लेगा एक दिन। फिर केशव ने वह स्थान चुना जहाँ से उसे चलना प्रारंभ करना था। कुछ सैनिक और निशा उसके साथ रात्रि में वहां पहुंचे। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही केशव ने पैदल चलना प्रारंभ किया। उसके साथ निशा और कुछ सैनिक भी घोड़ों पर चल पड़े। दोपहर के 12 बजे तक केशव ने 2 गांव और 1 नगर पार कर लिए थे। अब वह थक भी रहा था, तो उसने निशा से कहा कि अब लौट चले, वापस भी पहुंचना है, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो निशा ने उससे कहा कि पास में यह एक नगर और है, इसे और पार कर लेते हैं। केशव जानता था कि उस नगर को यदि वो पार कर लेता है तो लौटकर आना बहुत कठिन होगा, किंतु निशा के लालच के आगे उसकी एक न चली। उसे पार करते करते दोपहर के 2 बज गए। अब केशव को वापस भी लौटना था और सुबह से अब तक 8 घंटे में वो जितना चला था उतनी ही दूरी उसे 5 घंटे में तय करनी थी, जो कि इतनी थकान में असंभव थी। वो कुछ आराम करना चाहता था, किंतु अब वो रुक नहीं सकता था। उसने वापस चलना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके पास कहीं रुककर पानी पीने का वक्त भी नहीं था। जैसे तैसे करके वह सूर्यास्त से पहले अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है, किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही वह बेहोश हो जाता है। उसे राजवैद्य के पास ले जाया जाता है, जहां राजा रण सिंह, श्यामलाल, केशव की माँ, कपिल, कविता सब आ जाते हैं। राजवैद्य कहते हैं कि केशव का बच पाना बहुत मुश्किल है, अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। राजा रण सिंह निशा से, तुम्हें कुछ पता भी है आज तुमने तुम्हारे लालच को पूरा करने के लिए क्या दांव पर लगाया है? मैंने सैनिकों से कल कहा था कि एक घोड़े को भी कल केवल पानी ही पिलाना, जैसे कि केशव को पिलाया जाए, और उसके जीतना ही घोड़ा भी चलेगा। तुम्हें पता है उस घोड़े का क्या हुआ? वो मर चुका है। अब तुम बन गई महारानी, केशव का सारा राज्य तुम्हारा, किंतु केशव को कहाँ से लाओगी? ये शान और शौकत तो पहले भी थे तुम्हारे पास, किंतु तुमने कभी इनकी कदर नहीं की। अभी भी और कुछ चाहिए तो हो तुम्हें तो मांग लो। ये सब सुनते सुनते निशा की आंखें भर आई। अब उसे केशव का कहा याद आया कि तुम्हारा यह लालच तुमसे कोई बड़ा बलिदान लेगा किसी दिन। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गई और उसने सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, किंतु इस वक्त उसे कौन माफ़ कर सकता था। लगभग 15 दिन बाद केशव को होश आया। अब तक निशा में आए बदलाव सबको दिख चुके थे। किस तरह से केशव के प्राण बचाने के लिए उसने प्रयास किए थे, सब देख ही रहे थे। फिर उसने केशव, कविता, शांति देवी सबसे माफ़ी मांगी और राजन को उनका सारा राज्य लौटा दिया और सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।